है फ्रेंड्स, आज के हमारे इस ड्रामा की शुरुआत होती है एक ब्लाइंड डेट से, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हमारे इस ड्रामे के जो मेन लीड्स है वो एक डेट पर आए हुए होते हैं और वे दोनों यहाँ पर अपनी अपनी फैमिली प्रेशर में आए हुए होते हैं। और यहाँ इनकी जो टेबल है वो बहुत ही लजीज खाने से जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सजी होती है। और यहाँ पर जियांग चेन जो कि हमारा मेन लीड है वो उसका इंट्रो देते हुए कहता है कि मेरा नाम जियांग चेन है और मैं 29 साल का हूँ। मैं एक लॉयर हूँ जो कि दोस्तों सोंगचेन ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। लेकिन इस बारे में अभी तक हमारी मेन फीमेल लीड को नहीं पता है। और वहीं दूसरी तरफ हम हमारे इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड को देखते हैं जो कहती है कि मेरा नाम वेनहिंग है और मैं 23 साल की हूँ और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मुझे काम करते हुए अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं। मेरे मॉम डैड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और दरअसल दोस्तों ये जियांग चेन की ही कंपनी में काम करती है, लेकिन अभी तक इसे इस बारे में पता नहीं होता है। और फिर वो एग्रीमेंट को देखकर जियांग चेन से कहती है कि मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि अगर हमारी शादी होती है तो मैं कोई भी फंक्शन नहीं करना चाहती हूँ और मैं मेरी शादी को भी पब्लिक नहीं करना चाहती हूँ। और मैं शादी के बाद मेरा काम करना भी जो है उसे भी मैं जारी रखना चाहती हूँ। फिलहाल मेरा बच्चे पैदा करने का कोई इरादा नहीं है। और यहाँ पर इस तरीके से वो उसकी कंडीशंस उसे बताने लगती है। तभी यहाँ पर जियांग चेन जो है वो उसकी बताई हुई शर्तों को एक पेपर पर लिख लेता है और वो उसे कहता है कि तुमने जो बताया है मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अगर तुम इनमें कुछ और भी ऐड करना चाहो तो तुम इनमें ऐड कर सकती हो या फिर मुझे बता सकती हो। और ऐसा कहकर वो पेपर और पेन को उसकी तरफ खिसका देता है और फिर वेनिंग जो है वो गर्दन हिलाकर हाँ करती है। और फिर जियांग चेन उसे कहता है कि हमारी इस एग्रीमेंट की जो कंडीशन है वो हम दोनों की सहमति होने पर ही इफेक्टिव होगी। और उसकी इन सब बातों को देखकर वेनिंग सोचने लगती है कि ये तो वाकई एक पैदाइशी लॉयर है यार, और हमारी डेट को ये बिल्कुल किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग की तरह आगे बढ़ा रहा है। और फिर वेनिंग यहाँ पर ये सब देखकर जो है मुस्कुराने लगती है और जियांग चेन से कहती है कि चलो अब इसमें ए क्लोज भी ऐड कर देते हैं, जिसमें ये तय होगा कि सब अपना-अपना खर्चा जो है वो खुद देंगे। तभी जियांग चेन उसे कहता है कि मैंने ये जगह तुम्हारे लिए खाली छोड़ी है, तुम चाहो तो इसमें कुछ भी लिख सकती हो। और फिर वेनिंग जो है उसे इस पर लिखने लगती है और फिर वो उसे जियांग चेन की तरफ खिसका देती है। और फिर जियांग चेन उस पेन को अंदर रख लेता है और फिर जियांग चेन उसे कहता है कि अगर किसी भी एक पार्टी को लाइफ में कोई भी उतार चढ़ाव आते हैं तो वो दूसरे को बता सकता है और हम इसमें एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। और फिर वेनिंग उसे पूछती है कि ये एडजस्टमेंट कितना हो सकता है, तो उसे कहता है कि 30 प्लस माइनस में चलेगा। और उसकी इस बात को सुनकर वहां पर हंसने लगती है और वो उससे पूछती है कि क्या आप रहने खाने का खर्चा लिखते समय भी इसी तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। और फिर जियांगचेन उसे कहता है कि मुझे ये करना इसलिए पसंद है क्योंकि प्रोमिसेस से ज्यादा मैं परसेंटेज में विश्वास रखता हूँ। और ऐसा कहकर वो खड़ा हो जाता है और फिर वो कहता है कि चलो चलकर शादी का सर्टिफिकेट ले आते हैं। और फिर वेनिंग भी वहां से उन पेपर्स को लेकर उसके साथ चली जाती है। और दोस्तों उसके बाद हम सीधा 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वांशु और वेनिंग बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। और दोस्तों वांशु जो है वो वेनिंग की बेस्ट फ्रेंड होती है। और फिर वांशु वेनिंग से पूछती है कि यार मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारा सीधा साधा हस्बैंड लॉयर कैसा दिखता है। तुम्हारी शादी को आखिरकार 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक तुमने उससे मुझे आज तक नहीं मिलाया है, जैसे वो कोई रिच यंग मास्टर हो। और मुझे ये भी बताओ कि आखिर तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। और फिर येनिंग वहां पर हाँ करती है और फिर वांसु से कहती है कि मुझे जल्दी बताओ। और फिर वेनिंग जो है वहां पर सोचने लगती है कि हमारी शादी को 1 साल हो चुका है। हालांकि जियांगचेन बहुत कम बात करता है, लेकिन वो हेल्पिंग और सपोर्टिंग नेचर के मामले में कोर्ट की हेयरिंग के टाइम से भी ज्यादा पंक्चुअल है। तभी वेनिंग को मास्टर फेंग की एक कॉल आ रही होती है और वांशु उसे देखकर कहती है कि क्या वो अभी भी तुम्हें परेशान कर रहा है। और फिर वेनिंग उसे हाँ करती है और वांशु उसे एक आइडिया देते हुए कहती है कि तुम जब भी उससे अगली बार मिलो तो उसे बता देना कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और उसे वो तुम्हारी बड़ी डायमंड वाली रिंग भी दिखा देना। तो उसकी आंखें वहां पर फटी की फटी ही रह जाएंगी। और फिर वेनिंग कहती है कि यार मुझे वो एंगेजमेंट वाली रिंग पिछले 1 महीने से घर में नहीं मिल रही है। तभी वो वहां पर रखे केन के ढक्कन वाली क्लिप को खोलती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो उस क्लिप को घर पर ले आती है और वो उससे एक रिंग बनाने लगती है। और फिर फाइनली वो उससे एक बहुत प्यारी रिंग बनाती है और फिर वो उसे पहनकर बहुत खुश होती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जब मिस्टर जियांग चेन घर पर आते हैं तो वेनिंग सो गई होती है और वो धीरे धीरे उसके पास आते हैं और फिर उसे किस करने लगते हैं। फिर वेनिंग की नींद खुल जाती है और वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और फिर जियांग चेन उसे कहता है कि अभी नहीं, बाद में बताना। और फिर वे लोग वापस किस करने लग जाते हैं। और फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर जियांग चेन बाहर बैठा होता है और वहाँ पर वेनिंग भी आती है और वो उसे कहता है कि आज हमारे भांजे का 100th डे है और हमें उसके सेलिब्रेशन के लिए चलना है और मैं काम खत्म होने के बाद तुम्हें लेने वापस आऊंगा और फिर हम हमारे पुराने घर पर चलेंगे। और फिर आगे वो उसे कहता है कि तुम रात को मुझे कुछ कहने वाली थी।
और फिर वेनिंग उसे कहती है कि मेरे हाथ से शादी की अंगूठी जो है वो खो गई है। और फिर जियांग चेन उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक और दे दूंगा। और फिर वो उससे पूछता है कि ये जो तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम वो मुझे दे दोगी? तो फिर वो उसे दे देती है। और फिर वेनिंग भी वहाँ पर बैठ जाती है। तो जियांगचेन उसे कहता है कि शादी के पहले वाली रिंग इसलिए दी जाती है क्योंकि वो शादी के पहले का तोहफा होती है, और जिससे ये तय हो जाता है कि अब शादी के बाद आपको तोहफे मिलते रहेंगे। और फिर वो उसे पेन देते हुए कहता है कि आज दोपहर 12 बजे से पहले तुमने आज जो कुछ भी खोया है उसके बारे में यहाँ पर एंट्री कर दो। और फिर वेनिंग कहती है कि इसका क्या मतलब है? तो जियांग चेन उसे कहता है कि तुम चाहे जो करो और तुम्हारी जो भी गलती हो वो सब मैं अपने ऊपर ले लूंगा। और फिर वो कहती है कि मैं कुछ भी गलत करूं, लेकिन क्या तुम सच में उसका दोष अपने ऊपर ले लोगे? तो उसकी इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है कि वाह क्या बात है। और फिर वो खुश होकर हंसते हुए अंदर चली जाती है। और जियांग चेन वहीं पर बैठकर उस रिंग को देखने लग जाता है जो उसने वेनिंग से ली होती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये लोग उनके भतीजे का 100th डे जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए उनके पुराने घर पर आ गए होते हैं। और शीशी जो है दौड़ते हुए वेनिंग के पास आती है और वो उसे हक करती है। तो जियांग चेन उसे कहता है कि क्या तुम सिर्फ अपने आंटी को ही गले लगाओगी? तो जियांग चेन को भी वो गले लगाती है। और फिर वेनिंग जो है शीशी के लिए एक ड्रेस लाई होती है, तो वो उसे देती है और उसे कहती है कि बताओ तुम्हें ये कैसी लगी? तो वो बहुत खुश होते हुए उसे कहती है कि ये तो बहुत अच्छी है और मुझे ये बहुत पसंद आई, और अब तो मैं बिल्कुल एक प्रिंसेस जैसी दिखूंगी। और ये सब यहाँ बेटा जियांगचेन का भाई जेदुरो भी देख रहा होता है और वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा होता है। भी वहाँ बैठी दो लड़कियां कहती है कि ये ड्रेस तो लिमिटेड एडिशंस में से एक है जो कुछ दिनों से अवेलेबल भी नहीं थी। और इस बात को जियांगचेन सुन लेता है और वो उन लोगों की इस बात को सुनकर सोचता है कि इसने मेरी भतीजी के लिए इस ड्रेस को लाने के लिए कितनी मेहनत की है। तभी वहां पर सामने बैठी एक लेडी कहने लगती है कि सिर्फ दूसरों के बच्चों को देखकर ही खुश नहीं होना चाहिए, खुद के बच्चे भी पैदा करने चाहिए। और तुम्हारी शादी को अब 1 साल हो गया है लेकिन अभी तक प्रेगनेंसी की कोई खबरें नहीं है। और फिर वेनिंग उसे इग्नोर करती है और फिर शशि जो है उसके डैड के पास वापस चली जाती है। और फिर जियांग चेन और वेनिंग जो है उस लेडी के पास आते हैं, जहां पर जियांग चेन उसे अपना आई कार्ड दिखाते हुए कहता है कि आर्टिकल 1024 सिविल कोड के तहत आप पब्लिकली किसी को भी इंसल्ट नहीं कर सकती हैं। अगर आप ऐसा करती है तो आपको 5 से 10 दिन की जेल हो सकती है या फिर आपको 500 युआन का जुर्माना भी लग सकता है। और वो लेडी उसकी इस बात को सुनकर यहाँ पर इधर-उधर देखने लगती है और वो घबरा जाती है। और फिर जियांग चेन उसे कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ी माँगने के लिए सिर्फ 30 सेकंड का समय देता हूँ, नहीं तो तुम्हारे लीगल काउंसिल से कॉन्टैक्ट कर लेना और मैं तुम्हारे लिए कल केस फाइल कर दूँगा। और फिर वो लेडी वहाँ से उठती है, तो वेनिंग जो है उसका वीडियो बनाने लगती है। और फिर वो लेडी कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैंने तो बस ये सब ऐसे ही मज़ाक में कह दिया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर वेनिंग सोचती है कि इसकी इतनी सी बात को सुनकर इसने इस महिला को वहाँ से बिल्कुल हिला डाला। ये तो बहुत अच्छा आदमी है। और फिर जियांग चेन वहाँ पर उसे कहता है कि ये मेरी वाइफ है और इसके बारे में तुम्हें बात करने का कोई अधिकार नहीं है। और फिर वेनिंग भी वहाँ से उसकी भाभी जिंगशु के पास चली जाती है, जहाँ पर वो उस बच्चे को यानी कि जो 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 कि न्यूबॉर्न बेबी है उसे खिला रही होती है। तभी जिंगशु से कहती है कि मुझे यहाँ अच्छे से सुनाई दे रहा था कि नीचे क्या हो रहा था। और जियांग चेन अक्सर उन बातों को सुलझाने के लिए कभी भी दो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है अगर वो बात एक शब्द में सुलझ रही हो तो। और उसका ये नेचर आज का नहीं बचपन का है। और आज तो ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ज्यादा ही बोल रहा था, शायद ये सब तुम्हारे साथ रहने का असर है। और फिर जिंगशु वेनिंग से कहती है कि अगर तुम लोग कोई बच्चा प्लान कर रहे हो तो जल्दी कर लो, क्योंकि बच्चा होने से तुम दोनों के रिश्ते में थोड़ी मजबूती और मेच्योरिटी आएगी। और तभी वहां पर शशि आती है और वो वेनिंग से कहती है कि आंटी मुझे पांडा पकड़ने में मेरी मदद करो ना। तो जिंगशु भी उसे कहती है कि जब से मैं उसे खरीद कर यहाँ लाई हूँ, मैं भी उसके लिए आज तक कभी पांडा नहीं निकाल पाई हूँ, क्या तुम जाकर उसकी मदद करोगी? और फिर वे दोनों यहाँ से खुशी-खुशी चले जाते हैं। और फिर वे लोग इस क्लो मोशन वाली मशीन के पास आते हैं। वेनिंग क्लो मशीन से उस पांडे को निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो नहीं निकाल पाती है। तभी वहाँ पर जियांगचेन आता है और वो कहता है कि मैं मदद करता हूँ, और फिर एक ही बार में वो उसे निकाल देता है। तो शिशी जो है वहाँ पर बहुत खुश होती है और वेनिंग जो है वो जियांगचेन से कहती है कि क्या तुमने क्लो मोशन मशीन में भी कोई फ़ॉर्मूला लगाया था? तो जियांगचेन उसे कहता है कि इसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी और एग्जाम्पल देखना था। और फिर वो एक दूसरे में खो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन हम कार का देखते हैं, जहाँ पर ये लोग वापस आ रहे होते हैं। तो जियांगचेन उसे कहता है कि आज तुमने शिशी के लिए जो गिफ्ट लिया था वो वाकई में बहुत अच्छा था। फिर वेनिंग उसे कहती है कि अब हमारी शादी हो चुकी है और वो दोनों अब बिल्कुल मेरे भी बच्चे हैं। और फिर जियांगचेन उसे कहता है कि स्टोरेज बॉक्स को खोल कर देखो, उसमें तुम्हारे लिए कुछ है। तो वो उसे खोलकर देखती है, उसमें एक छोटा सा बॉक्स होता है
जब वो उसे खोलती है तो उसमें 3 प्यारी-प्यारी रिंग्स होती है और वो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि हे भगवान! क्या सभी लॉयर्स इतने अमीर होते हैं? और फिर जियांग चेन उसे कहता है कि देखो ये ठीक है या नहीं? और फिर वो उनमें से एक रिंग निकाल कर पहनती है और वो कहती है कि ये तो बिल्कुल सही है और तुमने एक साथ 3 क्यों खरीद ली? मुझे अभी भी डर है कि कहीं मैं इसे खो ना दूँ। तो फिर वो तुरंत वापस कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं इसे नहीं खोऊँगी। और फिर वेनिंग जियांगचेन से पूछती है कि क्या तुम्हारी सच में पहले कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है? तो जियांगचेन उसे कहता है कि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर वेनिंग वहाँ पर कहती है कि अगर होती भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। और फिर जियांगचेन उसे कहता है कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है जिससे तुम्हें लगता है कि मैं लापरवाह हूँ या फिर मैंने तुम्हें कुछ अनकंफर्टेबल फील करवाया हो? तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस ऐसा इसलिए लगा क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, इसीलिए मैंने पूछ लिया। और फिर हम अगला सीन वेनिंग के ऑफिस का देखते हैं, जहाँ पर वांसु बैठी हुई होती है और वो वेनिंग को देखकर खड़ी हो जाती है। और फिर वांसु उसे बोलने लगती है कि अरे बहन, तुम अभी यहाँ क्यों आ गई? मिस्टर फेंग हमेशा से यही चाहता था कि तुम उससे मिलने जाओ। और फिर वो आगे बोलती है कि मुझे लगता है कि मिस्टर फेंग फिर से कोई मुसीबत खड़ी करने वाला है। और फिर वेइंग जो है वहाँ पर वांशु को बताती है कि हाँ, मुझे पता है, इसीलिए मैंने जानबूझकर कल उसका कॉल अटेंड नहीं किया था और इसी बात से मिस्टर फेंग मुझसे गुस्सा भी है। और फिर वांसु वहाँ पर आगे बताती है कि मुझे काफ़ी समय से ऐसा लग रहा है कि उसकी नज़रें तुम पर है और वो तुम्हें जिस नज़र से देखता है, मुझे वो काफ़ी अजीब लगता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आजकल तुम उस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती हो। और फिर वो उसे आगे कहती है कि तुम बस अपना ध्यान रखना और कहीं गुस्से में इधर-उधर मत निकल जाना। और फिर वेनिंग जाते हुए उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो मैं आगे कानूनी कार्रवाई करूंगी। और ऐसा बोलकर वो वहां से जाकर मिस्टर फेंग का डोर नॉक करती है और अंदर आती है। और फिर हम देखते हैं कि जहां पर मिस्टर फेंग और उनका मैनेजर वहां पर बैठा होता है। और फिर वेनिंग जो है वहां पर अंदर आ जाती है और अंदर आकर वो बोलती है कि मिस्टर फेंग, आपको मेरे काम से क्या दिक्कत हुई? तो मिस्टर फेंग बताता है कि हाँ, तुम्हारे विला वाले प्रोजेक्ट में सेकंड फ्लोर पर जो मार्बल का काम हुआ है, उसमें तुम्हें जो कलर बताया गया था वो कलर काफी चेंज होता हुआ देखने को मिला है और वो कलर नहीं है जो मैंने तुम्हें बताया था। और फिर वेनिंग उसे कहती है कि मिस्टर फेंग, आपसे हमारी पिछली मीटिंग में आपने ही हमें उस कलर को चेंज करने के लिए कहा था और इसकी पुष्टि पहले से ही हम लोग आपसे कर चुके हैं। तो मिस्टर फेंग उसे आगे बताते हैं कि मैंने ऐसा कब बोला, और आप उन कलर्स को वापस ओरिजिनल टाइप में करो जैसा मैंने कहा था, नहीं तो मैं तुम्हारा वो पेमेंट नहीं दूंगा जिसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट अभी भी मुझे तुम्हें देनी बाकी है। और फिर वेनिंग जो है वहां पर उसके टेबलेट में मिस्टर फेंग को वो फॉर्म दिखाती है जिस पर उन्होंने पिछली बार सिग्नेचर किया था और उन्होंने खुद कहा था कि इसे चेंज करना है। और फिर मिस्टर फेंग वहां पर खड़े हो जाते हैं और वो वेनिंग से बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश कर रही हो? तो ठीक है, तुम बस अब इंतजार करो। और फिर मिस्टर फेंग वहां से बाहर आ जाता है तो वो मैनेजर उसे कहता है कि तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, तुम भी उसके साथ जाओ और जाकर उसे मनाओ। और फिर वेइंग भी वहां से मिस्टर फेंग के पीछे बाहर आ जाती है और वो पीछे से बाहर आकर वेनिंग को बोलती है कि मिस्टर फेंग इस तरफ चलिए। और मिस्टर फेंग यहीं पर रुक जाते हैं और वेनिंग से पूछते हैं कि मान लो अगर तुम एक अच्छी डिजाइनर बन जाओगी तो तुम एक साल में ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे कमा लोगी? और ऐसा बोलकर वो वेनिंग के बिल्कुल पास आ जाता है। तो वेनिंग पूछती है कि आपका क्या मतलब है? तो मिस्टर फेंग उसे कहता है कि एक साल के लिए तुम मेरी लवर बन जाओ और मैं तुम्हें 3 मिलियन युआन दूंगा और बस जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम्हें तुरंत मेरे पास आ जाना है। और फिर वेनिंग वहां पर मिस्टर फेंग को अपने हाथ की वो अंगूठी दिखाते हुए कहती है कि मिस्टर फेंग, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ। और फिर मिस्टर फेंग उस अंगूठी को देखकर हंसने लगता है और बोलता है कि अरे इतनी छोटी अंगूठी। और आगे वो बोलता है कि लगता है तुम्हारे हस्बैंड पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और मिस्टर फेंग आगे कहते हैं कि तुम मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की हर चीज दिला दूंगा और तुम्हारी साइज की बड़ी अंगूठी भी तुम्हें दिला दूंगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लिफ्ट से जियांग चेन आ जाता है और वो एक खाने का टिफिन भी लेकर आया हुआ होता है। तो मिस्टर फेंग इन्हें याद देखकर कहते हैं कि अरे मिस्टर जियांग चेन, आप यहाँ पर कैसे? और मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। और फिर मिस्टर फेंग अपने पास से एक कार्ड निकालकर उसे देते हुए कहने लगते हैं कि ये मेरा बिजनेस कार्ड है और मैं अभी वेंजो यूनिवर्सिटी की एक डिजाइनर के साथ बिजनेस के डील कर रहा हूँ। और फिर वो वेनिंग की तरफ देखकर जियांगचेन से बोलता है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तो फिर मिस्टर फेंग यहाँ पर सोचने लगता है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि वेनिंग जो है शुरू से ही कुछ ना कुछ मुझसे छिपा रही थी और इसका मतलब यह है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और फिर जियांगचेन बोलता है कि पब्लिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन लीगल आर्टिकल्स 42 के अनुसार महिलाओं के साथ जबरदस्ती करना और उनकी इंसल्ट करने पर तुम्हें 5 से 10 दिन की जेल हो सकती है। और फिर मिस्टर फेंग हैरान होते हुए उसे देखने लगते हैं
और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी और हम तो एक फैमिली की तरह हैं और हम अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं। तो जियांग चेन वहां पर अपना कार्ड आगे दिखाते हुए बोलता है कि जो पेमेंट इनका अटका हुआ है उसे प्लीज कल सुबह 10 बजे से पहले उसे जमा कर देना, नहीं तो मैं मेरे क्लाइंट का काम लीगल तरीके से स्टार्ट करूंगा और फिर आपको लेट फीस भी देनी पड़ सकती है। और फिर मिस्टर फेंग वहां पर कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, ये तो बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और ये तो बस एक लास्ट पेमेंट है, मैं अभी इसका इंतजाम करवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। और जियांग चेन बोलता है कि अभी मिस वेइंग से माफ़ी मांगो और मुझे पेमेंट होने के बाद रिसिप्ट को मेल पर भेज देना। और फिर वो उसे कहता है कि अब से मिस वेइंग से 10 मीटर के दायरे के अंदर दिखना मत। और फिर मिस्टर फेंग जो है वहाँ पर वेइंग से माफ़ी मांगता हुआ वहाँ से चला जाता है। और फिर वेइंग जो है वो जियांग चेन से बोलती है कि अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि लॉयर्स इतने डरावने होते हैं। तो जियांग चेन वेइंग से बोलता है कि डरावने नहीं, अगर आपको सब पता है तो आप रूल्स के हिसाब से सारे काम करवा सकते हैं। और सामने वाले को भी ऐसी बात जल्दी समझ में आ जाती है। और फिर वो खाने का टिफिन वेइंग को देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जियांग चेन जेतुरो के पास आकर बैठ जाता है और जेतुरो जियांग चेन ग्रुप की फाइल को जियांग चेन को देता है और बोलता है कि लो इस पर साइन कर दो और हमारे साथ साइन अप कर लो और हमारे इस ग्रुप के वीआईपी मेंबर बन जाओ और फिर तुम्हारे हाथ में भी वीटो पावर होगी और उसके बाद अगर तुम चाहो तो तुम बाहर लॉयर का काम भी कर सकते हो। और फिर वहां पर जियांग चेन सोचता है कि अगर मैंने इस पर साइन कर दिया तो वेन को मेरे बारे में पता चल जाएगा और अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जहाँ पर वेनिंग जो है वो बैठी होती है और वांसु भी यहाँ पर आती है और बोलती है कि वेनिंग, मेरे पास एक एग्रीमेंट है जिस पर तुम्हें साइन करने हैं। और ऐसा बोलते हुए वेनिंग के वो पास आ जाती है और वो वहाँ पर टिफिन रखे हुए देखकर बोलती है कि अरे वाह, क्या ये तुम्हारा लंच बॉक्स है, ये भी येलो कलर का है, इसे कौन लाया। तो वेनिंग बताती है कि इसे मेरे हस्बैंड लाए हैं और मेरे लिए इसे कौन ही लाएगा। और फिर वांसु वहाँ पर कहती है कि इतने दिन हो गए हैं लेकिन तुमने मुझे कभी जीजाजी से नहीं मिलवाया है, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि वो क्या करते हैं। तो वेनिंग वहां उसे बताती है कि वो एक लॉयर है और वो दरअसल बहुत बिजी रहते हैं। और फिर हम एक नाइट का सीन देखते हैं जहां पर जियांग चेन बैठकर काम कर रहा होता है और वेनिंग जो है वहां पर आती है और जियांग चेन से पूछती है कि मुझे ये बताओ कि उस दिन आप जोंगचेंग में किस काम से आए थे और क्या आप मेरी कंपनी के साथ कोलिब्रेशन करने वाले हैं। तो जियांग चेन उसे बोलता है कि नहीं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं जोंगचेंग का एक मेंबर हूँ तो क्या आपको इससे कोई दिक्कत होगी। तो वेनिंग वहां पर बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। और फिर हम अगला सीन ऑफिस का देखते हैं जहां पर वांसु दौड़ते हुए आती है और वो हंसते हुए बताती है कि अभी अभी न्यूज से पता चला है कि जोंगचेंग ग्रुप के दूसरे यंग मास्टर कोई और नहीं बल्कि फेमस लॉयर जिंग चियान है। और वांसु वहां पर आके बोलती है कि ये कितना हैंडसम है यार, इसे देखो तो इसका फेस भी कितना अट्रैक्टिव है। और तभी वेनिंग भी उस न्यूज वाले फोटो को देखकर हैरान हो जाती है और वेनिंग वहां पर सोचने लगती है कि मेरा हस्बैंड इस देश की सबसे बड़ी लॉ फर्म कंपनी के ओनर भी है और मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी के साथ रहती हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग चेन सोफे पर बैठा हुआ होता है और वेनिंग को अब सब कुछ पता चल चुका है और वो डरते हुए अंदर आती है और जियांग चेन के पास आकर बैठ जाती है और उससे पूछती है कि बताओ क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। तो जियांग चेन भी उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार ही बैठा होता है। तो उसे एक फाइल देते हुए बताता है कि मैंने शादी के बाद प्रॉपर्टी की लिस्ट बनाई है और इसमें मेरे सभी रियल एस्टेट स्टॉक शामिल है, क्या तुम इन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देख लोगी। तो वेनिंग उस फाइल को खोलकर देखकर बोलती है कि अरे बाप रे, आप जोंगचेंग ग्रुप के 40% के शेयर होल्डर हैं। और आगे वो बोलती है कि क्या मैं पूरे साल अपने हस्बैंड के लिए काम करती हूँ, वो भी सिर्फ 20,000 युआन पर मंथ में। और फिर जियांग चैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ा क्लियर करके बताता हूँ कि तुम मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई के लिए काम करती हो जिसके पास इस कंपनी के 60% शेयर हैं। और फिर जियांग चैन उसे दूसरी फाइल देते हुए बोलता है कि ये एंगेजमेंट के गिफ्ट्स हैं, इसमें वो सब कुछ है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ और इस बार इसे अच्छे से देख लो, इसमें टोटल मिलाकर $50 मिलियन और 2 विला और जोंग चेन के 5% शेयर भी है। इसके अलावा आपके रहने के लिए मैं 1 मिलियन एक्स्ट्रा तुम्हें अलग से दूंगा और पिछले 1 साल की भरपाई भी मैं कर दूंगा। और फिर वेनिंग वहां पर इतना सारी चीजें देखकर उसे चक्कर आने लगते हैं और तभी वो खुद को एक चिमटी काट लेती है और वो सोचती है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। और फिर आगे जियांग चेन एक खाली पेपर उसे देते हुए वेनिंग से बोलता है कि तुम जो चाहो इस पर लिख सकती हो और मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने शादी करते टाइम तुम्हें मेरे फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में नहीं बताया था। और अगर तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है या फिर तुम इस बात से हर्ट हुई हो तो तुम मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती हो तो ले सकती हो, मैं तुम्हारी हर बात से एग्री करता हूँ, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही करेंगे। और फिर वेनिंग इन सब चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वेनिंग जो है वहाँ पर आगे कहती है कि मैं बहुत दिनों से अपनी ग्रैंड मॉम से मिलने नहीं गई हूँ
और मेरे ग्रैंड मॉम का बर्थडे 2 दिन बाद ही है, तो क्या आप मेरे साथ वहाँ पर चलेंगे? तो जियांग चेन बोलता है कि ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि जियांग चेन और वेनिंग जो है, दोनों यहाँ पर उनके घर आ चुके होते हैं और सामने वेनिंग के डैड होते हैं। तो वेनिंग दौड़ते हुए उनके पास जाती है और फिर वो उसकी ग्रैंडमा के पास जाकर उनसे गले भी मिलती है और ग्रैंडमा से बोलती है कि ग्रैनी, आपको बर्थडे मुबारक हो। और फिर आगे वो कहती है कि आपको क्या मेरी याद नहीं आती है? तो ग्रैनी उसे कहती है कि अरे ऐसा मत बोलो। और फिर ग्रैनी के पास जियांग चेन भी आता है और वो वहाँ पर ग्रैनी को हैप्पी बर्थडे बोलता है और ग्रैनी वहाँ पर कहती है कि आओ बेटा मेरे पास आकर बैठो। तो जियांग चेन वहाँ पर आकर बैठ जाता है और फिर ग्रैंड माँ बोलती है कि बेटा, तुम लोगों की शादी को अब 1 साल हो गया है, जल्दी कोई अच्छी खबर दो, या अभी तक तुम लोगों ने काम को प्रोग्रेस पर ही रख रखा है। तो वेनिंग की मॉम वहाँ पर बोलती है कि ग्रैंड माँ, अभी इनकी शादी हो चुकी है, तो इस बात का फैसला इन्हीं को लेने दीजिए। और फिर वो हंसते हुए यहाँ पर ऐसा कहती है। तो जियांग चेन बोलता है कि ग्रैनी, आप प्लीज कुछ दिन और इंतजार कीजिए, आपको जल्द ही हम लोग गुड न्यूज देंगे। और फिर वेनिंग अपनी मॉम से वहां पर कहती है कि मॉम, चलो मैं आपके खाना बनाने में हेल्प कर देती हूँ। और फिर ये दोनों यहाँ से चली जाती है और फिर सब लोग मिलकर ग्रैंडमा का बर्थडे मनाते हैं और सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेनिंग जियांग चेन के कोट को फोल्ड करके रख रही होती है। तभी उसमें से एक लिपस्टिक निकलकर बाहर गिर जाती है, जिसे देखकर वेनिंग सोचती है कि ये मेरी तो नहीं है, क्या ये जियांग चेन की है? क्या वो इसे मेरे लिए लाया होगा? और फिर वो इसे खोलकर देखती है तो वो पहले से ही यूज हुई होती है। और फिर उसे जियांग चेन पर शक होने लगता है और वो सोचती है कि ये लिपस्टिक किसी और लड़की की तो नहीं है ना, जिसका उसके साथ अफेयर चल रहा हो। और फिर वेनिंग उसे अपने साथ रख लेती है और फिर वेनिंग अपनी दोस्त के साथ में एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। तो वहां पर वो यही सब सोच रही होती है कि जियांग चेन आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है, कि क्या उसे मेरे लिए लॉयल नहीं होना चाहिए। तभी वांशु वेनियांग से पूछती है कि आज तुम्हारे मूड को क्या हुआ है, तुम कहाँ खोई हुई हो, क्या कुछ बात है, क्या जियांग चेन से तुम्हारी किसी बात को लेकर लड़ाई हुई है? तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बात है जो मुझे परेशान किए जा रही है, और वो ये है कि मुझे आज सुबह जियांग चेन के कोट से ये लिपस्टिक मिली थी और वो उसे निकाल कर दिखाती है और फिर वो उस लिपस्टिक की सारी बात उसे बताती है। तो वहां पर वांशु को भी कुछ समझ में नहीं आता है और वो कहती है कि मेरे हिसाब से तुम्हें इस बारे में सबसे पहले जियांग चेन से ही पूछ लेना चाहिए। और फिर वेनियांग जब काम से रात को घर आती है, तब काफी तेज बारिश हो रही होती है और उसकी वजह से उसके पैर गीले हो चुके होते हैं। तो जियांगचेन वेनियांग के पैरों को तौलिए से साफ करता है और कहता है कि अगर इस तरह ज्यादा मौसम खराब रहे तो तुम जल्दी घर आ जाया करो और बाकी का काम अगले दिन कर लिया करो। तो वेनियांग वहां पर कहती है कि ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और फिर जियांगचेन वहां से आगे जाकर अपने ऑफिस वाले रूम में बैठकर काम करने लगता है। तभी वहां पर वेन्यांग आ जाती है और वो जियांग चेन से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो जियांग चेन कहता है कि पूछो। तो वेन्यांग वहीं पर वो लिपस्टिक टेबल पर रख देती है और कहती है कि मुझे ये तुम्हारे कोट से मिली थी। और वो उस लिपस्टिक को देखकर जियांग चेन को कुछ भी नहीं बोलता है। तो वेनिंग कहती है कि अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो कोई बात नहीं, हम अपनी मैरिज को कैंसिल कर सकते हैं और मैं तुम्हें तलाक भी दे सकती हूँ, क्योंकि अगर तुम किसी दूसरी महिला को छूने के बाद मेरे पास आते हो तो मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। तो जियांग चेन वहां पर उसे कहता है कि मेरा किसी भी महिला से कोई संबंध नहीं है, ना तो शादी से पहले था और ना ही शादी के बाद। और रही बात इस लिपस्टिक की, तो इसके बारे में मैं तुम्हें पता करके खुद बताऊंगा और अभी आपको वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि तुमने अभी तुम्हारी स्लीपर भी नहीं पहनी हुई है और फ्लोर भी काफी ठंडा है, तुम बीमार हो सकती हो। और फिर वेनिंग जो है वहां पर सोचती है कि शायद जियांगचेन को लगता है कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, और फिर वेनिंग जो है वहां से चली जाती है। तो जियांगचेन उस लिपस्टिक को उठाकर उसे देखने लगता है और वो सोचता है कि इतनी ज्यादा कलरफुल लिपस्टिक तो मेरी नहीं हो सकती है और ये जरूर किसी और की है, लेकिन आखिर ऐसा किसने किया होगा। और फिर वो उसके असिस्टेंट को फोन लगाता है और कहता है कि मुझे ऑफिस के रूम की कल की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए।